आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है, किसी मर्डर मिस्ट्री फिल्म की तरह। कहानी में प्यार है, रोमांस है, सेना का जवान है और अंत में रीढ़ की हड्डी जमा देने वाली कत्ल की कहानी भी है, जिसे सॉल्व करने में एक पल को पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि हत्यारा पाताल लोक के हथौड़ा त्यागी की तरह हथौड़े से तब तक अपनी प्रेमिका का सिर फोड़ता है जब तक कि उसकी जान न चली जाए। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज आप मेरे साथ नेपाल से भारत आई एक बार डांसर के कत्ल की कहानी के चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं, जिसका हत्यारा बस एक एसयूवी के चक्कर में पकड़ा गया। पर कैसे, आइए पूरे कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी साल के 10 सितंबर की सुबह से, जब देहरादून के रायपुर थाने में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला जो आदमी था वो वहीं पास के गांव का प्रधान होता है, जो मामूली दुआ सलाम के बाद एक ऐसी खबर देता है जिससे पूरे पुलिस स्टेशन का माहौल बदल जाता है। और थाने में मौजूद एसएचओ पूरे दलबल के साथ गाड़ियों से अपने ही थाना क्षेत्र में सिरवालगढ़ के सुनसान सड़क की तरफ निकल जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है तो उन्हें झाड़ियों के पीछे एक महिला की लाश मिलती है, जिसके जिस्म पर कई निशान होते हैं, खास करके उसके सिर पर। और वहीं पास में एक टॉयलेट क्लीनर का खाली बोतल भी पड़ा होता है। लाश को देखने से लग रहा था कि उस औरत की जो उम्र है वो करीब 30-35 साल की होगी, और उसका चेहरा देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कोई लोकल नहीं, यानी उत्तराखंड की नहीं है। पास में कोई पर्स या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था, कोई मोबाइल भी नहीं था जिससे कि उस महिला की पहचान हो पाए। तो यहाँ पुलिस के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने निकल कर आया कि इस महिला की पहचान कैसे हो, क्योंकि एक लावारिस लाश की तहकीकात करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए पुलिस ने आसपास के सभी थाने में इस महिला के मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने की बात है या नहीं इसका पता लगाया, पर हर जगह से जवाब न में ही निकला। और न जवाब आना भी लाजमी था, क्योंकि जब महिला लोकल थी ही नहीं तो उसका मिसिंग कंप्लेंट कौन दर्ज करवाता। इसलिए पुलिस ने अपने तहकीकात के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लाया और वहाँ मौजूद सभी सीसीटीवी को छानना शुरू किया। अब जिस जगह लाश मिली वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन उसके आगे पीछे सड़क पे कहीं कहीं सीसीटीवी लगे हुए थे। तो इसलिए पुलिस ने सभी सीसीटीवी की छानबीन की कि आखिर यहाँ पर लाश पहुंची तो पहुंची कैसे। और उन्होंने लगभग 250 गाड़ियों को स्टडी किया, लेकिन सब पर शक करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने उन 250 गाड़ियों में से 18 गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया, कत्ल के टाइमिंग को देखते हुए। पुलिस को वहाँ पर एक और चीज़ मिलती है। उस महिला ने जो कपड़ा पहना हुआ था उस पर एक बारकोड मिलता है। बारकोड से ये पता चलता है कि ये कपड़ा जूडियो ब्रांड का है, और आसपास में जूडियो का 2 शोरूम था। वहाँ पर पता किया गया तो पता चला कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे 8 कपड़े बिके हैं। इसलिए पुलिस ने उस शोरूम के आसपास के सीसीटीवी को भी अच्छे से खंगाला, और फिर जो चीज़ निकल कर सामने आई वो यहाँ पर पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू बनकर सामने आया। हुआ ये कि कपड़ों के शोरूम के आसपास पुलिस को किया कंपनी की एक एसयूवी दिखी जिस पर आर्मी लिखा हुआ था, और यही एसयूवी उन 18 शॉर्टलिस्ट की गई गाड़ियों में भी शामिल था जिस पर पुलिस को शक था। ऊपर से इसी गाड़ी ने उस रात आने और जाने में बाकी सभी गाड़ियों से एक्स्ट्रा टाइम भी लिया, जिससे पुलिस का शक और भी पक्का हो गया था। गाड़ी के डिटेल्स और ऑनर का पता लगाया गया तो जो नाम निकलकर सामने आया उसके बाद पुलिस भी हैरत में आ गई, क्योंकि गाड़ी का ओनर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का ऑफिसर था। लेकिन बात यहाँ पे भारतीय सेना के एक जवान का था, तो पुलिस अपना हर एक कदम फूंक फूंक के रखना चाह रही थी। इसलिए उन्होंने अपने सारे इन्फॉर्मेशन और जो भी एविडेंस मिले थे उनको दोबारा से वेरीफाई करना चाहा। उन्होंने दोबारा से सीसीटीवी खंगाले, और इसके अलावा वो उन्होंने शोरूम के जो सीसीटीवी थे उसको भी खंगाले, लेकिन हर जगह वो गाड़ी मैच हो रहा था और गाड़ी के डिटेल्स भी उसके साथ मैच हो रहे थे। इसलिए पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय के मोबाइल का CDR भी निकलवाया। CDR के बारे में मैं आपको यहाँ बता दूँ, उसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड कहते हैं। फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस जब अपराधी के लोकेशन का पता लगाना चाहती है या फिर वो किससे बात कर रहा है किससे नहीं, इन सभी चीज़ों का जब डिटेल निकालती है तो उसे ही हम CDR कहते हैं।
यहाँ पर भी इस केस में पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया और उन्हें जो रिजल्ट मिला उसे देखकर वो और भी चौंक गए, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय थे उनके फ़ोन का लोकेशन बिल्कुल वहीं था जहाँ उस रात तो वो एसयूवी घूम रहा था कत्ल वाली जगह पे भी, और फिर उससे पहले जो कपड़े के शोरूम के बाहर में जब वो गाड़ी था तो वहाँ भी उनके मोबाइल का लोकेशन था। पुलिस ने इतने पुख्ते सबूत हासिल कर लिए थे कि वो कर्नल साहब से सवाल जवाब तो कर ही सकते थे, इसलिए वो अपने दलबल के साथ उनके कोठी पर पहुँच गए। पुलिस ने वहाँ पे सवाल जवाब किया तो लेफ्टिनेंट कर्नल एकदम सारे वारदात से मुकर गए। मतलब उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना तो वो किसी ऐसे लड़की को जानते हैं और ना ही इन सभी चीज़ों को, लेकिन पुलिस को उन पे शक था और उनके पास सबूत भी मौजूद थे। तो पुलिस ने उनसे कहा कि वो उनके कार की तलाशी लेना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी मान गए और जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो वहाँ पे भी उनको कुछ सबूत मिले। कार के अंदर खून के छींटे मौजूद थे। अब एक और सबूत जब पुलिस के हाथ लग गए और बाकी सबूत पुलिस ने कर्नल साहब के सामने रख दिए, अपने सारे पत्ते खोल दिए, तो कर्नल साहब को समझ आ गया कि अब झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो सच का रास्ता अपनाते हैं और अपने जुर्म की कहानी बताते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने इस जुर्म को अंजाम दिया। फिर रामेंदु उपाध्याय ने उन दिनों की कहानी सुनाई जब बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल उनका पोस्टिंग जो है सिलीगुड़ी टाउन में हुआ करता था, वेस्ट बंगाल के। वहाँ पर उनका एक बार में काफ़ी आना जाना था और उसी बार में आने जाने के दौरान उन्हें एक बार डांसर दिखती है जिससे उनकी बातचीत होती है और उनकी वो मौज भरी बातचीत कब दोस्ती में बदल जाती है और कब दोस्ती प्यार में, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। जब प्यार परवान चढ़ता है तो वो दोनों मिलते हैं, साथ भी रहने लगते हैं और काफ़ी वक्त साथ में गुजारते हैं एक कपल के तरह। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। इनका जो पूरा प्यार भरा कहानी चल रहा होता है लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय और बार डांसर श्रेया का, इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय का ट्रांसफ़र हो जाता है सिलीगुड़ी से देहरादून। अब यहाँ पे देहरादून रामेंदु उपाध्याय को अपने बीबी और बच्चे के साथ आना था। जी हाँ, जो लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय हैं वो पहले से शादीशुदा थे, उनका एक बच्चा भी है, फिर भी वो एक बार डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं, उसके साथ रहते हैं। लेकिन जब देहरादून वापस जाने की बात आती है तो यहाँ पे वो अपने इस प्यार से मुकर जाते हैं और अपने सारे रिश्ते को, जो एक तरह से आप कहें तो नाजायज़ संबंध को, तोड़ लेते हैं और वो श्रेया से अपना मुंह भी मोड़ लेते हैं और वापस देहरादून निकल पड़ते हैं। अब यहाँ श्रेया बार डांसर थी, लेकिन वो सिर्फ मौज मस्ती और पैसों के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय के साथ नहीं थी। वो लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ अपना फ्यूचर देख रही थी। वो चाहती थी कि उसका नाम उसको मिले, इसलिए अपना हक लेने के लिए श्रेया अपने प्रेमी के पीछे पीछे देहरादून पहुंच जाती है, सिलीगुड़ी को छोड़कर उस प्रेमी के पास जो पहले ही उससे पीछा छुड़ाकर देहरादून भाग गया था। श्रेया जब वहाँ पहुँचती है तो रामेंदु उपाध्याय के भी ये मजबूरी बन जाती है कि वो उसका ख्याल रखे, और जैसे वो सिलीगुड़ी में उसके सारे खर्च उठाता था, यहाँ देहरादून में भी उठाने लगा। उसके लिए उसने रहने का इंतज़ाम किया, उसके लिए कपड़े खरीदे और जो भी खर्च थे उसने श्रेया का खर्च उठाया। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। और एक दिन रामेंदु उपाध्याय के इस पूरे मामले की खबर जब उनकी बीबी को होती है तो उनके बीच जाहिर सी बात है कि हजार झगड़े होने लगते हैं। अब इतने झगड़े होते हैं कि उनके लिए झेलना मुश्किल हो जाता है। और उधर श्रेया जो बार डांसर लड़की होती है, जो उसके इश्क में सिलीगुड़ी से देहरादून तक आ गई थी अपना हक लेने के लिए कि शादी करो, वो भी उस पर दबाव डालने लगती है कि जल्द से जल्द शादी करें। अब यहाँ कर्नल साहब ना घर में अपनी पत्नी के होते हैं ना बाहर माशूका के, दोनों तरफ से उन पर दबाव आता है। और यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय एक फैसला लेते हैं कि कुछ करना पड़ेगा। और फिर आता है 9 सितंबर की रात।
लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय अपने प्रेमिका यानी कि बार डांसर जो होती है श्रेया, उसको लेकर देहरादून के ही एक बार में जाते हैं। वहाँ पर दोनों खूब मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं, खुद कम पीते हैं और अपने प्रेमिका को ज़्यादा पिलाते हैं। और उसके बाद उसे अपने गाड़ी में लेकर सिरवालगढ़ के सुनसान सड़क की तरफ निकल जाते हैं। वहीं गाड़ी के अंदर ही उनकी बातचीत शुरू होती है अपने इस रिश्ते को लेकर, और ये बातचीत झगड़े में बदल जाता है, काफ़ी कुछ होता है। और ये सब कुछ इतना बढ़ जाता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय गाड़ी में रखे अपने हथौड़े को उठाते हैं और उससे श्रेया को मारना शुरू करते हैं उसके सिर पर, और तब तक मारते हैं जब तक कि उसकी जान न जाए। और सिर्फ उसके लाश को फेंकते नहीं है, बल्कि टॉयलेट क्लीनर जो एसिड होता है ना, उसको उसके चेहरे पर फेर देते हैं ताकि उसका चेहरा पहचान में ना आए, और वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके आगे की जो कहानी है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगले सुबह लाश मिलती है, पुलिस तक खबर जाती है, फिर पुलिस तहकीकात करती है और कर्नल तक पहुँच जाते हैं। तो आज के कहानी में बस इतना ही। नए सफ़र में हम नई कहानियों के साथ मिलेंगे। इस चैनल पर हम ऐसे ही क्राइम और क्रिमिनल्स की कहानी लेकर आते रहेंगे जो आपके आसपास में घट रहा है और जिससे बचना ज़रूरी है और जिसे जानकर आप सीख ले सकते हैं। ऐसी कहानियाँ हम लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए सफ़र में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।